नमस्कार एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। इस दौरान पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के संबंध में देंगे अपडेट। 5 नवंबर को प्रस्तावित है पीएम का केदारनाथ दौरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ का धामी सरकार पर हमला। कहा युवा और महिला विरोधी है उत्तराखंड सरकार। तो वहीं घसियारी योजना में घसियारी शब्द और योजना पर जताई आपत्ति। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। डोईवाला विधानसभा के अठोरवाला गांव में किया संवाद। शहीदों के परिजनों और महिला समूहों से जुड़ी महिलाओं का किया सम्मान। पिथौरागढ़ के धारचूला में शिवोत्सव कार्यक्रम का समापन। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने की शिरकत। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण। कहा जल लोकार से कर सकेंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा। डोईवाला में गन्ना मूल्य घोषित नहीं करने का विरोध। चीनी मिल के गेट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया धरना। सरकार से गन्ने की खरीद मूल्य को 450 रुपए करने की मांग। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के प्रवास पर रहेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के संबंध में अपडेट देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 5 नवंबर को केदारनाथ आ रहे हैं, जहां प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण होगा, जबकि द्वितीय चरण के कार्यों की आधारशिला भी रखी जाएगी। इसके अलावा वे केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी दौरे को देखते हुए सरकार से लेकर मशीनरी तक सभी ने तैयारियां तेज कर दी है। ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उन्हें राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को होने वाले समारोह में शामिल होने का न्योता दे सकते हैं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी शैलेंद्र पांडे इस वक्त मेरे साथ देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौरा है जिसमें मुख्य तौर पर जो पुनर्निर्माण कार्य है केदारनाथ के उनको देखने के लिए वो पहुंच रहे हैं और इसी सभी की वजह से सरकार और मशीनरी भी लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी उनसे मुलाकात करेंगे दिल्ली पर जाकर, क्या अपडेट इस पर? जैसी अगर बात करें हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जी तो सबसे है कि 9 नवंबर को इस राज्य की स्थापना दिवस है और बहुत सारे नेताओं को वो न्योता देने जाए हैं। साथ ही राज्य के लिए पैकेज की भी बात चल रही है। बीजेपी नेताओं से बात है कि उस दिन केंद्र से कुछ पैकेज मिल जाए, क्योंकि राज्य में आपदा आई हुई है और उसके कारण यहाँ पर बहुत जान माल की हानि हुई है। और आने वाला विधानसभा चुनाव को देख करके पुष्कर सिंह धामी लगातार केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाकर दौरा करते रहते हैं, ताकि वो केंद्र से ज्यादा वहां से लाभ ले सके। जी जैसी शैलेंद्र, इसके अलावा विकास कार्यों का जो एक तरीके से लोकार्पण है और पुनर्निर्माण किया जा रहा है केदारनाथ में, इसके अलावा नए द्वितीय फेज की आधारशिला भी रखेंगे। 5 तारीख को केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री का दौरा है जी और प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है केदारनाथ धाम। तो साथ ही वहां पर उसका वो निरीक्षण करेंगे, उसके बारे में वो जानकारी देंगे कि किस तरह की तैयारी है और साथ ही वहां से प्रधानमंत्री एक चुनावी बिगुल भी फूकेंगे। तो इस सारी चीज की जानकारी देने के लिए और सारी तैयारियों का वो बताने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। चलिए शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।
तो वहीं देहरादून में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर शराब प्रेमी, युवा और महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई घसियारी योजना में घसियारी शब्द और योजना पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे सरकार की महिला विरोधी मानसिकता का पता चलता है। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जिस देवभूमि में तेलूर और तेली, गौरा देवी, बसंती देवी, हंसा धनई और बछेंद्री पाल जैसी महिलाएं हैं, वहां शक्ति को घसियारी कहना उनका अपमान है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस को बहुमत तक पहुंचाने के लिए जुटे हैं। रावत हर विधानसभा में जाकर आमजन से संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में हरीश रावत डोईवाला विधानसभा के अठुरवाला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन से चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ शहीद सैनिकों के परिजनों व महिला मंडलीय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला समूह से जुड़ी तमाम महिलाओं को सम्मानित किया। इसी के साथ ही ग्रामीणों और महिला समूह से जुड़ी महिलाओं ने कई सारी आंगनबाड़ी भोजन, माता के मानदेय बढ़ोतरी जैसी समस्याएं सामने रखी। तो वहीं हरीश रावत ने कांग्रेस सरकार बनने के बाद सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। बलिदान दिवस भी है और देश की अखंडता, एकता के लिए प्राण दिए थे। बांग्लादेश पर विजय की 50वीं वर्षगांठ भी है, तो उस उपलक्ष्य में आज महिलाओं का, पूर्व सैनिकों का और समाज के लिए विशेष करने वाले लोगों का यहाँ स्वागत किया है अठूरवाला संघर्ष समिति ने। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे भी आने का सौभाग्य और बहनों का स्वागत करने, सम्मान करने का मौका मिला, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष और वहीं दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी क्यों मशहूर हुई? क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कराया और विश्व का नाम रोशन कराया। हम कहते हैं ना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये लाइन मैं समझती हूँ कि बिल्कुल फिट बैठती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी पे, क्योंकि उन्होंने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। तो वहीं डोईवाला में शुगर मिल का पेराई सत्र कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया गया और इसी के चलते यहां के किसानों में भारी नाराजगी है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में शुगर मिल के गेट पर धरना दिया और इस सरकार से गन्ने का खरीद मूल्य 450 रुपए करने की मांग की। हरीश रावत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही, जबकि किसान बीते 11 महीने से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने एक बड़ी समस्या जो राष्ट्रव्यापी है, वो तो है अपने उत्पादों के मूल्य को लेकर के, और उस पर जिसको कहते हैं गोड़ में खाज का काम कर रही है, जो 3 काले कानून किसानों पर थोपे हैं, उससे उनको अपनी खेती का और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। इधर 3 और ऐसी समस्याएं उभर आई उत्तराखंड में, विशेष तौर पर गन्ने का मूल्य का भुगतान भी अभी इकबालपुर चीनी मिल में नहीं हुआ है, लेकिन गन्ने का खरीद मूल्य घोषित न होने से किसान के सामने। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट 135 विद्यालयों की दूसरी सूची जारी की है। राज्य के पहले 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में लोगों का रुझान बढ़ा है। जहां हर साल सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या घटती रहती है, तो वहीं अटल उत्कृष्ट विद्यालय की वजह से सरकारी स्कूलों में एक साल में 56,172 छात्रों की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि लोग अपने बच्चों का एडमिशन अटल उत्कृष्ट विद्यालय में करा रहे हैं। सेकंड फेज की सूची हमने तैयार कर ली है और आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट फेज में हमने 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की और सेकंड फेज में 135 विद्यालयों की, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सूची आज मैं आपके माध्यम से जारी कर रहा हूं।
और कहीं कोई ऐसे विद्यालय हैं जो हो सकता है कि किसी गार्डन विभाग से छूट गया हो, लेकिन वह CBSE बोर्ड के समस्त मानकों को पूर्ण करने की क्षमता रखता है, तो ऐसे विद्यालयों को भी हम शामिल कर सकते हैं। उत्तराखंड के लालकुआ में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी विधायक नवीन दुमका के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर बीते 5 साल के विकास कार्यों की जानकारी मांगी है। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता दीपक पांडे ने कहा कि भाजपा के विधायक नवीन दुमका ने चुनाव में जो वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। ऐसे में बिंदुखत्ता के राजस्व गांव की मांग बरसों से अटकी पड़ी है। साथ ही नगर पंचायत का सीमा विस्तार भी अभी तक नहीं किया गया। पहले यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, किस बात की यूनिटी आप कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं? खुद आपके वहाँ लोग बिछड़े हुए हैं, लोग अलग अलग तरह से दावेदारियां कर रहे हैं, ठीक है अपनी जगह है, लेकिन काम कौन गिनाएगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आज आप जनता में फिर पैसा बांटने की तैयारियां कर रहे हैं, फिर रजाई कंबल बांटने की तैयारी कर रहे हैं, महिलाओं को लुभा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। आखिर कब तक इस तरह की राजनीति करेंगे? काम की राजनीति कब होगी और विकास कब दिखेगा? जहां दीपावली के पर्व का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं, तो वहीं हल्द्वानी में निम्न वर्ग और गरीब परिवारों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। लोगों का कहना है कि कोविड काल में उनके पास कोई रोजगार ही नहीं रहा, तो त्योहार पर खरीदारी करने के लिए रुपए भी नहीं बचे। उनका कहना है कि पहले उन्हें घर परिवार को पालने के लिए रोजगार तो मिल जाता था, लेकिन जैसे ही कोविड आया उसके बाद सभी रोजगार उनके पास खत्म हो गए और कमाई का कोई भी जरिया नहीं रहा। यहाँ के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी महंगाई और रोजगार नहीं होने से दीपावली नहीं मनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे दीपावली पर अपने घरों में रहकर इधर उधर की हो रही आतिशबाजी को ही देखेंगे। पैसे नहीं है तो किस प्रकार से बनाएंगे? पैसे नहीं मिलते घर से हैं? दीपावली मनाने के लिए घर से पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं है तो कहाँ से पैसे मिलेंगे? हाँ हाँ, मोदी ने लाइटें बांटी, हम सबके शौचालय दिए, यहाँ किसी को नहीं मिले जी। सकल देख देख के 2-4 लोगों को दिए हैं यहाँ पे जी। नव रास्ता है, नाली है, यहाँ पे कैसे व्यवस्था है सरकार की? जब महंगाई में क्या करो जाए, सरकार कर रही है हमारे लिए। हाँ, गरीब लोगन को क्या देख रही है, इतनी महंगाई कर रखी है। तो वहीं लक्सर उपजिलाधिकारी ने गुड़ बनाने वाले कोल्हुओं के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें गन्ना पिराई करने वाले 2 कोल्हुओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। उच्च अधिकारियों के अग्रिम आदेश आने पर ये चरखी बंद रहेगी। उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि रसपुर के गांव में गुड़ बनाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल करने की जगह प्रतिबंधित पॉलिथीन, मोबाइल कवर और रबर टायर साथ ही ट्यूब को लगाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में वातावरण दूषित हो रहा है। इन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गुड़ बनाने की जो चरखी चल रही है उनका निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पर 2 चरखी जो पाई गई उसमें पॉलीथीन जलाई जा रही है, जो कि पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो इन दोनों को ही अभी रुकवा दिया गया है और इन पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें सक्षम अधिकारी से अनुमति के बाद ही इसको पुनः चलाए जाने की अनुमति दी जाएगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अगस्त महीने में मनरेगा का 10.5 करोड़ रुपए का बजट अभी तक केंद्र सरकार से नहीं मिल पाया, जिससे जनपद के 1 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान भी नहीं मिल पाया है। इस मामले में जिला विकास अधिकारी ने बताया कि बजट के लिए शासन को अवगत करा दिया गया है। बजट मिलते ही मनरेगा में कार्य कर लोगों को भुगतान किया जाएगा। ऐसा है कि विगत वर्षों से लगातार जो श्रमांश था वो लगातार समय समय के अंतराल पर नियमित रूप से मिल रहा था, लेकिन आपकी बात सही है कि 12 अगस्त के बाद श्रमांश में पेमेंट नहीं हुआ है, जिसमें अभी हमारी करीब श्रमांश में ही 6.5 करोड़ की लायबिलिटीज़ हैं और अगर हम इसमें सामग्री अंश को भी जोड़ दें तो 10.5 करोड़ के आसपास की हमारी अभी लायबिलिटी। तो वहीं धनतेरस और दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बर्तनों के बाजार भी सज चुके हैं। अल्मोड़ा में तांबे के बर्तन इन दिनों बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ का तांबा हैंडीक्राफ्ट न केवल देश में बल्कि विदेशों में फेमस है, इसीलिए इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के टमटा मोहल्ले में तांबे का उद्योग हुआ करता था। 400 साल पुराना ये तांबा उद्योग धीरे धीरे अब चौपट हो गया है। आज से कुछ दशक पहले तक करीब 72 परिवार इस व्यवसाय से जुड़े थे, जो कि अब घटकर 1 दर्जन तक भी नहीं रह गए। बचे कूचे ताम्र कारीगर अब स्थानीय दुकानदारों के बदौलत ही इस व्यवसाय को बचाए हुए हैं। कारीगरों का कहना है कि सरकारों ने उनके व्यवसाय को प्रोत्साहित करने
का काम नहीं किया। इसी उदासीनता की वजह से आज उनका कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया, लेकिन स्थानीय व्यवसायियों की वजह से आज भी उन्हें रोजगार का जरिया मिल रहा है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।